ये साथ में अजय भारती जी हैं प्रोफेशनल कांग्रेस से। आज का जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से आयोजित किया गया है और हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सोशल मीडिया की चेयरमैन यहाँ पर उपलब्ध हैं और काफी दिग्गज हैं, अपने सवालों का जवाब काफी मुखरता से रखती हैं और आप लोग के सामने हैं और आज मुखातिब हैं, तो आप लोग ये अपने बातों को रखेंगे, फिर आप लोग अपने सवाल लेना है। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आपका। श्री परवेज जमाल जो अध्यक्ष है हमारे, श्री प्रवीण झा उपाध्यक्ष, श्री विपिन बिहारी यादव पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष, श्री अजय भारती जी प्रोफेशनल कांग्रेस से और मेरे श्री अंबर इमाम जी और श्री निखिल कुमार जी और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले भागलपुर की क्रांतिकारी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया और मैं आश्वस्त हूं कि आप सबने वो भाषण सुना होगा और उस रैली में रहे होंगे। 27 मिनट 28 सेकेंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आकर बोले। 27 मिनट 28 सेकेंड उनके ही चैनल पर मैंने उनका फीड और उनकी स्पीच सुनी जब मैं देवघर से आ रही थी और उनकी स्पीच सुनकर ऐसा लग रहा था कि नए नए जुमलों की बारिश हो रही है, लेकिन पुराने वालों का कोई हिसाब ही नहीं है। एक चीज हमेशा की तरह मजबूत है और वो है नरेंद्र मोदी का झूठ। यहां पर आकर, और मैं क्रमवार तरीके से बोलूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बातें करी तो उसका क्रमवार तरीके से जवाब देना चाहिए। उनको यहां पर आकर गंगा मैया की याद आई। ये वही व्यक्ति है जिसने 2014 में काशी में कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया, और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ, पूर्वांचल से आती हूँ, और मां गंगा ने बुलाया था जिसको मां गंगा को साफ करना था। मां गंगा आज भी दूषित है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी को क्योटो बनाना था, बना दिया वेनिस है। पानी भर जाता है काशी में और वहां के सांसद महोदय गायब हो जाते हैं। तो मां गंगा का नाम तो वो नहीं ले तो अच्छा है, लेकिन आगे की चर्चा करेंगे। विक्रमशिला की भूमि को याद किया। मुझे याद है 18 अगस्त 2015 गांधी मैदान, इसी धरती पर, और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जीर्णोद्धार करूंगा मैं और उसका पूरा नया एक स्वरूप बनेगा। और क्या किया? 10 साल बाद आज भी वो झूठ बना हुआ है। भागलपुर में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार की बेटियां पहले चरण में जंगल राज के खिलाफ वोट कर रही हैं, लाइनें किलाबंदी कर दी है महिलाओं ने। आपको बिहार की बेटियां तब नहीं याद आई थी जब मुजफ्फरपुर की बेटी को 20 बार चाकू भोंका गया और वो एम्बुलेंस में 8 घंटे तक पड़ी रही और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई? आपको बिहार की महिलाएं तब नहीं याद आती हैं जब खुलेआम उनके साथ बर्बरता होती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर रेप होता है? आपको बिहार के सुशासन की पड़ी है? क्या है बिहार का सुशासन? मैं जानना चाहती हूँ। बिहार का सुशासन यही है ना कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाए और राज्य की राजधानी में यह सब हो रहा है। बिहार का सुशासन यही है कि 953 अत्याचार के मामले हो रहे हैं रोज। बिहार का सुशासन यही है कि 18 बच्चों का रेप हो रहा है एक हफ्ते में। 53,150 निर्मम हत्याएं हुई है 17 साल में। किस सुशासन की आप बात कर रहे हैं? आपका कहना 1,40,40,00,000 महिलाओं को 10-10 हजार की किस्त पहुंच गई। अगर ये कैश फॉर वोट स्कैम नहीं है तो क्या है? और हम तो अपनी बहनों से अपील करते हैं, इनका पैसा भी रखो और इनको वोट भी मत दो। और बिहार की महिलाएं बहुत समझदार हैं। आप ही जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों के चैनलों पर, आपके कैमरों पर मैं तमाम उन महिलाओं को देख रही हूं जो खुलकर बोल रही हैं ये कोई स्कीम नहीं है, ये लोन है और उनको पता है ये लोन है, ये पैसा वापस करना पड़ेगा। वो जानती है कि महाराष्ट्र में भी ये झूठ बोला गया था, 25 लाख महिलाओं को लाडकी बहन से निकाल दिया गया। यही झूठ मध्य प्रदेश में बोला गया था, यही झूठ दिल्ली में बोला गया था। अभी तक कोई योजना लागू नहीं हुई। ये महिलाएं कह रही अगर हमें रोजगार देना था तो 20 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे? जब बिहार चुनाव के मुहाने पर आया तो आप कह रहे 1,40,40,00,000 महिलाओं को पैसा मिल गया। अरे अगर उनको वाकई सशक्त बनाना था तो ये पैसा बहुत पहले दे देते, पहले महिलाएं रोजगार शुरू कर देती।
कांग्रेस और आरजेडी की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी। जिस सिलसिले में उन्होंने बोला, मैं उसी सिलसिले में इस पर चर्चा कर रही हूं। भागलपुर और यहाँ की जो समस्याएं प्रमुखता से, उसके बारे में मैं भी बाद में बात करूंगी। उनका कहना है, इनके पोस्टर देखिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है। अरे आपकी सरकार देख रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री को बोलने की अनुमति नहीं है। आप लोग आते हैं एक साथ मैनिफेस्टो लॉन्च करने, 6 सेकंड में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री की घेराबंदी करके चले जाते हैं। हमें मत देखिए, हमारे पोस्टर पर किसकी कितनी बड़ी तस्वीर है मत देखिए, अपनी सरकार के बारे में बताइए। क्या हाल है नीतीश कुमार का, क्या हाल आप लोगों ने उनका कर दिया है, आज लोग ये देखना चाहते हैं। लेकिन एक बात का मुझे दुख है, और मुझे बहुत दुख है इस बात का, कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बिहार आकर, बिहार जो तर्पण की, तपस्या की, ज्ञान की भूमि है, बिहार जो क्रांति की भूमि है, बिहार जहां से राजेंद्र बाबू हुए, जहां से राष्ट्रकवि दिनकर हुए, उनकी सरजमी पर आकर इस देश का प्रधानमंत्री शब्द क्या बोल रहे हैं? कनपटी पर कट्टा लगाकर। ये शब्द गली के गुंडे आपस में आपराधिक भाषा में बोलते हैं। ये कौन से शब्दावली है मोदी जी की? 5 का सिख धर्म में कहा जाता है, जिसमें केश कृपाण कड़ा होता है, और उस 5 का को मोदी जी क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। उनको कट्टा याद आ रहा है, उनको क्या शब्द, कुशासन याद आ रहा है। ये कौन से शब्द है? और यहां पर आकर, भागलपुर आकर आज मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया। ये बड़ी गजब बात कर दी। भागलपुर का जर्दालू आम नहीं याद आया, भागलपुर का चूड़ा याद नहीं आया, लेकिन भागलपुर आकर स्वदेशी की बात कर रहे हैं। भागलपुर की जो सिल्क साड़ी थी उसको तबाह कर दिया आपने, वो याद नहीं आया। आप स्वदेशी की बात करिएगा। आप जो स्विट्जरलैंड की मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, आप जो जर्मनी के मैबैक का चश्मा लगाते हैं, आप जो अमेरिकी केनेथ कोल के जूते पहनते हैं, आप जो BMW और मर्सिडीज की गाड़ियों से चलते हैं, आप बात करिएगा। आप जो एप्पल आईफोन यूज करते हैं, अरे आप स्वदेशी की बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपका स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर से पांव तक विदेशी सामान में डूबे हुए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और असलियत यह है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में देश की चीन पर निर्भरता बढ़ाने का काम आपने किया है। आप आरजेडी की सरकार को, कांग्रेस को कोस रहे हैं। 20 साल से सत्ता में आप हैं। रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है बिहार में। इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा, और कारवा आपने बिहार का लूटा है तो बिहार की बात करिए, बिहार पर चर्चा कीजिए। आपको फिरौती, रंगदारी, ये शब्द याद आ रहे हैं। 20 साल सत्ता में आप रहे हैं, 11 साल तो आपकी और तथाकथित नीतीश जी की जुगलबंदी चली है। उस जुगलबंदी के बाद आपको फिरौती, रंगदारी, अपहरण याद आ रहा है। मैं बताऊं कितने अपहरण होते हैं पिछले 20 सालों में बिहार में। अगर कोई सही प्रधानमंत्री होता, जिसने अच्छी सरकार चलाई होती, वो बाहर आता और मंच पे खड़े होकर कहता मैंने ये काम किया है बिहार के लिए, इसके बल पर मुझे वोट दीजिए। और अगर आपको लगता है काम नहीं किया, वोट मत दीजिए, लेकिन इनकी हैसियत नहीं अपने काम के बल पर वोट मांगने की। 1.25 लाख करोड़ का पैकेज मिलना था ना बिहार को, और आप तो सब लोग जानते हैं, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार साथी है यहाँ पर। कहाँ है वो पैकेज? ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 70,000 करोड़ बिहार के नाम पर कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। ये सीएजी कह रहा है। नीति आयोग वो संस्था है जिसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, चेयरमैन है उसके मोदी जी, खुद प्रधानमंत्री। और वो नीति आयोग कहता है कि भागलपुर और सीमांचल के जो जिले हैं वो देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब जिलों में से एक है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की औसत आय झारखंड की आधी और ओडिशा की 1/3। ये कैसे हो गया? 20 साल से तो सत्ता आपके हाथ में है। इसके लिए भी किस नेहरू को ब्लेम करिएगा। आप नेहरू को गाली देते रहिए, लेकिन जब अमेरिका में एक मेयर चुना जाता है तो वो पंडित नेहरू के टेस्ट ऑफ डेस्टिनी स्पीच से शुरुआत करता है। जब अमेरिका में एक मेयर चुना जाता है तो वो नेहरू को और उनके शासन को याद करता है, उनके जज्बे को, उनकी कट्टर देशभक्ति को याद करता है। आप कह रहे हैं यहां पर आकर, आज मोदी जी ने भागलपुर की धरती पर कहा अपनी 27 मिनट 28 सेकंड की स्पीच पर, पलायन नहीं होगा बिहार में, यहां का युवा यही काम करेगा, यहां का नाम करेगा। 20 साल से झुंझुना बजा रहे थे। 3 करोड़ 45 लाख लोग आज की तारीख में
बिहार में रजिस्टर्ड मजदूर हैं। पलायन तो लगातार हो रहा है। छठ का महापर्व हो या दिवाली हो या होली हो या ईद हो, देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह से हमारे लड़के बच्चे भरकर बिहार की ट्रेनों में आते हैं। ये पलायन नहीं है। ये पलायन नहीं है कि बिहार में 20 साल में एक कल कारखाना नहीं लगा, एक इंडस्ट्री नहीं लगी और आज भी रोजगार को ढूंढने के लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों में, देश के कोने कोने में जाना पड़ता है, क्योंकि बिहार में कोई भविष्य नहीं है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और जिस गृह मंत्री से रख के पूछा गया बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, उन्होंने पैर पे पैर चढ़ाकर कहा बिहार में जमीन नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से होगी। बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन 1 रुपए पर 1000 एकड़ जमीन अडानी जी के लिए जरूर है। कितने कल कारखाने लगाए आपने। एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ी बात आपने करी थी, क्या नाम था उसका, एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र की बात थी। कहां है वो एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र? क्यों नहीं भागलपुर का चूड़ा एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र के थ्रू जाता है, या यहां का आम दुनिया भर में अल्फांसो की तरह फेमस होता है? आज यहां पर आकर कह रहे हैं हम भागलपुर को टेक्सटाइल टूरिज्म का हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर लाएंगे बिहार में। बिहार में आपने एक इंडस्ट्री अगर 20 साल में लगाई है तो मंच से पहले वो बताने का काम करिए। सेमीकंडक्टर बाद में लगाइएगा, टेक्सटाइल की हब बाद में बनाइएगा। जो बिहार को आपने चौपट किया, जो बिहार चीनी की कटोरी कहा जाता था, जिसका योगदान देश के टोटल चीनी उत्पाद में 27% था, आज मात्र 2% है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सारी राज्यों की सूची में इन्हीं के नीति आयोग के मुताबिक सबसे निचले स्तर पर है। कैसे गिर गया बिहार इतना? आपकी सुशासन की सरकार में, आपकी नाक के नीचे, आपके घटक दल की सरकार में। और आप आकर यहां पर फिर से नए ख्वाब, नए जुमले फेंक रहे हैं। मैं टेक्सटाइल करूंगा, मैं टेक बनाऊंगा, मैं सेमीकंडक्टर बनाऊंगा। आपको क्या लगता है लोग आपके जुमले समझते नहीं है? विक्रमशिला भी इंतजार कर ही रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के जीर्णोद्धार का। यहां पर आकर उन्होंने कहा उधर वालों को वोट मत देना, नहीं तो पलायन होगा, रोजगार नहीं बनेगा, निवेश नहीं होगा। कितना निवेश हुआ है 20 साल में? किस बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने आके यहां पर निवेश किया है? और मोदी जी अंत में बात करते करते वही बात कह गए जो वो हर जगह जाकर कहते हैं जहां पर चुनाव होता है। दिल्ली में चुनाव तो घुसपैठिया याद, झारखंड में चुनाव तो घुसपैठिया याद, बिहार में चुनाव तो घुसपैठिया याद। लेकिन घुसपैठिया तो मिल गई हरियाणा में, ब्राजील की घुसपैठिया। 22 बार उसका नाम और उसकी फोटो का इस्तेमाल हुआ है। घुसपैठिया तो ब्राजील से आप लेकर आए और यहां पर घुसपैठिया करते। अरे 11 साल से सत्ता में है, 20 साल से आप और आपके घटक दल मिलकर सरकार यहां चला रहे हैं। बॉर्डर को सिक्योर करना आपका काम है। अगर घुसपैठिया यहां पर आया है तो यह आपकी जिम्मेदारी है कि घुसपैठिया ना घुसे। आपकी गलती के चलते घुसपैठिया अंदर आया है और आपका काम है घुसपैठिया को निकाल बाहर करना। लेकिन कोई घुसपैठिया नहीं है। घुसपैठिया तो असल में ब्राजील से आई है, जो 22 जगह रजिस्टर्ड है 10 बूथों पर, और वो खुद हंसी उड़ा रही है हमारे इलेक्शन सिस्टम की, जो मिली भगत नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश गुप्ता और पूरी संस्था मिलकर कर रही है वोट चोरी का। और अंत में मोदी जी ने यहां पर कहा महापर्व छठ की बात करें। छठ ऐसा महापर्व है जो अब बिहार में नहीं देश के कोने कोने में मनाया जाता है। निर्जल उपवास रखना, उसके बाद उगते और डूबते सूर्य दोनों को अर्घ देना, यह हमारी संस्कृति की पहचान है। पानी में खड़े होकर, और जाड़े का वक्त होता है, सुबह ठंड होती है और हमारी माएं बहनें भौजियां पानी में खड़े होकर अर्घ देती हैं। तो दिल्ली में आपने फेना से दूषित यमुना जी में तो बाकी बिहारियों को भेज दिया और अपने लिए बिस्लरी तालाब बनवाया। जब वो सच सामने आ गया तो आप डर के मारे वहां गए नहीं। तो छठ का अपमान आपने किया या किसी और ने किया? असलियत ये है, असलियत ये है कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी 500 एकड़ जमीन पर 500 करोड़ से विक्रमशिला विश्वविद्यालय बना हुआ। कहां है 500 एकड़? क्या 5 करोड़ या 5 रुपए भी आए? यहां पर एक और झूठ बोला गया था 2020 में, मोतिहारी की चीनी मिल चलेगी, मैं उसी की चीनी से चाय पीऊंगा। चाय की चुस्की लेते हुए तो हमने मोदी जी को देखा नहीं, क्योंकि चीनी मिल तो चली नहीं। यहां पर दरभंगा का एम्स खुलने वाला था, अनाउंस भी कर दिया गया। वो तो आपके जैसे साथियों ने और लोगों ने कलई खोली, जो कैमरे पर लोग अभी भी दरभंगा का एम्स ढूंढ रहे हैं। सीमांचल के विकास का झूठ परोसा गया और असलियत यह है कि इन्हीं के नीति आयोग ने, जैसा मैंने आपको बताया,
डेटावार सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे सीमांचल और भागलपुर गरीब क्षेत्रों में से एक है। असलियत यह है कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार 4 जिलों में बताया है कि 73% घरों में नल या हैंडपंप नहीं है। 33% परिवार अभी भी खुले में शौच करते हैं। 65% परिवार लकड़ी पर खाना बनाते हैं। तो उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कहां जा रहा है ये हमें पता नहीं है। बड़े बड़े नामी गिरामी पत्रकार आए, हाथ जेब में हाथ डालकर महिलाओं से पूछा भी। महिलाओं ने कहा हम तो इसी लकड़ी पर सूखी लकड़ी बटोर के लाते हैं, उसी पे खाना बनाते हैं। कहां पे सिलेंडर जाता है नहीं पता है। 84% ऐसे परिवार हैं जिनके पास टीवी, साइकिल कुछ भी नहीं है और ये एक्सट्रीम गरीबी का शिकार है। तो बिहार का अगर बदलाव करना है तो एक ऐसी सरकार को चुनना पड़ेगा जो यहां पर मूलभूत बदलाव चाहती है, जो बिहार में रोजगार बनाना चाहती है, जो बिहार का पलायन खत्म करना चाहती है, जो बिहार की महिलाओं को सशक्त करना चाहती है। उनको चुनावी रेवड़ी नहीं बांटना चाहती जो मोदी जी कहते हैं। वो चाहती है कि बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण हो। बिहार की महिलाओं को 2500 रुपए महीने का मिले, जैसे कि कुछ अन्य राज्यों में हम दे रहे हैं, जिससे कि महिलाएं सशक्त और सुरक्षित हुई हैं। उनका अपना रोजगार शुरू हुआ है, जो हम कर्नाटका में कर रहे हैं, तेलंगाना में कर रहे हैं, हिमाचल में कर रहे हैं। और हमारी इच्छा है कि बिहार में भी ऐसा हो। हम हर घर, हर परिवार में एक सरकारी नौकरी की बात इसलिए कर रहे हैं जिससे कि एक वर्चुअस साइकिल ऑफ इकोनॉमी शुरू हो। आपके हाथ में ज्यादा आय आएगी, नौकरी बनेगी, आय आएगी, उपभोग ज्यादा होगा, निवेश ज्यादा होगा, नौकरियां ज्यादा बनेगी। ये इकोनॉमिक की वर्चुअस साइकिल, इसको सुचक्र ऑफ इकोनॉमिक साइकिल कहा गया। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो महागठबंधन बिहार के लिए लाना चाहता है। और अब भागलपुर पर और यहाँ के कैंडिडेट पर मैं 2 मिनट जरूर बोलना चाहती हूँ। भागलपुर को तो स्मार्ट सिटी बनाना था। भैया पीछे थोड़ा सा शांत रहिएगा। भागलपुर को तो स्मार्ट सिटी बनाना था। उस स्मार्ट सिटी के नाम पर 1300 करोड़ रुपए भी खर्चा होने थे। 900 करोड़ खर्चा हो गए, 10% काम नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम तो इतना भयंकर कि हम 45 मिनट अटके रह गए 2 किलोमीटर के रास्ते में। इसी भागलपुर के नगर निगम का बजट 847 करोड़ रुपए, हर जगह कचरा, हर जगह कूड़ा भरा पड़ा है। क्यों है ऐसा? नगर निगम की कमान भाजपा के हाथ में है, सरकार भाजपा और जदयू मिलकर चला रहे हैं, और उसके बाद भागलपुर का यह हाल क्यों है? और फिर आपने कैंडिडेट सुभान अल्लाह ऐसा दिया, रोहित पांडे जी, जो 2012 में उनकी डिग्री 1 होती है, 2014 में निकालिए वो कागज, 2012 में उनकी डिग्री, 2012 में ग्रेजुएट होते हैं, फिर वो 2014 में हर साल उनके ग्रेजुएशन का ईयर ही बदल जाता है। और आपको पता है कि अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोलना अपराध है और वो अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ये उनका हलफनामा है जिसमें उन्होंने कहा वो 2012 में ग्रेजुएट हुए थे। 2020 के हलफनामे में, 2025 के हलफनामे में उनकी ग्रेजुएशन डेट बदल गई, 2014 हो गई। ये जो डिग्री को लेकर झूठ बोलने की बीमारी है, ये बीजेपी में ऊपर से नीचे तक है। और बिहार की सरकार में तो मुख्यमंत्री जी से लेकर हमारे बगल वाले देवघर के डिग्री दुबे जी तक है। ये क्या बीमारी है झूठ बोलना? मेरा अपना मानना है कि एक अंगूठा छाप आदमी भी इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद बन सकता है। हमारा संविधान ये कहता है। कोई बात नहीं, आप नहीं पढ़े, झूठ क्यों बोलते हैं? डिग्री को लेकर झूठ क्यों बोलना? वो डिग्री दुबे झूठ बोलते हैं। यहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो 10वीं पास किए बिना डीलिट लिए बैठे हैं। ये कैसे होता है भाई? ये कमाल बिहार के युवाओं को भी बताइए। आप ये सोचिए, डॉक्टरेट लेकर बैठे हुए 10वीं पास नहीं किए, अपने बच्चों को भी ये तरकीब समझाइए। आपके बच्चे भी डिग्री लेकर ऐसे ही बिना 10वीं पास किए बने। यहाँ के प्रत्याशी कभी 12 में स्नातक होते हैं, कभी 14 में होते हैं, जब मर्जी आए बदलता रहता है। यही हाल सम्राट चौधरी का है। मैंने एक बड़ा खुलासा किया था, वो अपनी उम्र ही बदलते हैं। उनको ऐसा वरदान है, जब वो चाहते हैं वो 18 साल बड़े हो जाते हैं, 18 साल छोटे हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उनकी जन्म तिथि 1981 है, वो 1968 बता रहे हैं। मतलब कमाल ही हो रहा है बिहार में। और ये जो सज्जन रोहित पांडे, ये तो शर्तिया अयोग्य घोषित होंगे क्योंकि इन्होंने अपने चुनावी हलफनामे पर झूठ बोला है, और इसकी कड़ी सजा है। इसका प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी और भारत के संविधान अनुच्छेद 73 में भी।
तो मेरा अपना मानना है कि भागलपुर पर और बिहार पर जितना हम लोगों को बोलना था हमने बोला है। आपके सवालों का जरूर स्वागत। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और कहा बयान में कि जो 1984 में सिख का दंगा हुआ उसका दाग जो कांग्रेस के दामन पर लगा, और भागलपुर में 89 के दंगे का दाग भी कांग्रेस के दामन पर लगा। मेरे बंधु, मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भाषण था वो सुना और यहाँ आते वक्त सुना, और जितनी तेजी से आप लपेट रहे होंगे उससे ज्यादा तेजी से मैं लपेट रही थी, क्योंकि फेंकते बहुत जबरदस्त है मोदी जी। मोदी जी 2002 गुजरात दंगों की बात कब करेंगे? मोदी जी इस देश में जिस तरह का उन्होंने माहौल बना दिया है उसकी बात कब करेंगे? इस देश में इतना हिंदू मुसलमान कर दिया है उसकी बात कब करेंगे? इस देश में खुलेआम आज आप किसको पूजते हैं, किससे शादी करते हैं, किससे ब्याह करते हैं, क्या खाते हैं, उस पर आपकी हत्या कर दी जा रही है, उसकी बात कब करेंगे? मोदी जी पहलगाम में जो हमारे 26 लोग शहीद हुए और उसके बाद आपने पाकिस्तान से गलवैया करके क्रिकेट मैच खेला, उसके बारे में बात कब करेंगे? मोदी जी 2002 के दंगों के बारे में बात कब करेंगे? मैं बिल्कुल मानती हूं कि सिख दंगा गलत था, लेकिन उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने 10 साल इस देश के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व में ऐसी सरकार दी जिसने इस देश में मनरेगा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार जैसे कानून लाए। और मुझे फक्र है इस बात का कि हमारा नेतृत्व, हमारी सरकार का नेतृत्व एक ऐसे व्यक्ति ने किया जिनको ओबामा जैसे लोग अपना गुरु बताते थे। विश्व गुरु बनना अपना सीना ठोक लेना और ट्रंप के आगे चरण वंदन करने से नहीं होता है। विश्व गुरु बनने के लिए कलेजा चाहिए होता है, बुद्धि चाहिए होती है, दृष्टिकोण चाहिए होता है, जो तीनों चीजें हमारे कायर प्रधानमंत्री में तो नहीं। एक सवाल और, गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि जब सरकारी सेवाओं का लाभ लेना होता है तो वो बुर्खा उठाते हैं। क्या लेकिन उठाते हैं? बुर्खा जो है उठाते हैं, लेकिन वोटिंग में बुर्खा क्यों नहीं हटेगा? गिरिराज सिंह जैसा विषैला व्यक्ति शायद मैंने अपने जीवन में नहीं देखा है। आपके माध्यम से उन तक एक मैसेज जरूर पहुंचे कि मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूं, ईश्वर उनका मानसिक संतुलन और उनको शांति दे। इस उम्र में जब उनको राम भजन करना चाहिए वो विष और जहरी उगलते रहते हैं। भागलपुर से पहले तो भागलपुर के सवाल का जवाब पहले गिरिराज सिंह दे। भागलपुर में आपने कहा कि यहां पर सिल्क बोर्ड क्राइटेरिया फुल नहीं कर रहा है, ये दगा और धोखा आपने क्यों किया भागलपुर के साथ? पहले तो आप ये जवाब दीजिए। और असलियत ये है कि दूसरे समुदाय की महिलाओं का चेहरा देखने के लिए आप इतने लालायित क्यों हैं? हर समुदाय की परंपरा होती है। हमारे राजस्थान की महिलाएं घूंघट करती है, तो उनका मुंह जाके देखेंगे क्या? कोई बुर्का पहनता उनको पहनने दीजिए, क्या मतलब है? क्या गिरिराज सिंह के मन में चल रहा है कि इनके नरोत्तम मिश्रा थे, वो दीपिका पादुकोण को अपने फोन पर जूम करके देखा करते थे। एक गिरिराज सिंह है, काहे आपको देखना है दूसरे समुदाय की या दूसरे परिवार की महिलाओं को? जिसका जो प्रथा है वो रहने दीजिए, ये चुनावी मुद्दा है। कोई वोटिंग के दौरान आइडेंटिफिकेशन के लिए वो कह रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा? आइडेंटिफिकेशन खड़ा हुआ ठुल्ला करेगा या महिला कर्मचारी करेंगी? मैं एक महिला हूं और अगर मेरी तलाशी कभी कोई पुलिस जो पुरुष है वो लेगा तो मैं प्रतिकार करूंगी, तो दूसरी महिला के लिए नहीं प्रतिकार होना चाहिए। आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माँ का अगर तलाशी पुलिस वाला लेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा? किस तरह की बातें करते हैं गिरिराज सिंह जी? मैं इसीलिए ईश्वर से प्रार्थना करती हूं कि भगवान उनको मानसिक शांति, दिमागी संतुलन जरूर दे, जिसको वो बहुत पहले खो चुके हैं। मैम, पहले चरण का चुनाव हो चुका है, महागठबंधन किस ओर है? महागठबंधन जीत की ओर है। पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें बहुत धांधली की कोशिश करी गई। लोगों के पास डिजिटल पर्ची थी जो बीएलओ ने दी थी, उसके बाद भी उनको वोट नहीं देने दिया गया। कई जगह से लोगों को लौटना पड़ा, लेकिन बिहार ये सब देख रहा है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारे नेता ने जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में, और हरियाणा में जो व्यापक तौर पर वोट चोरी हुई, 25 लाख फर्जी वोट जो पता चले, जिसमें से फर्जी पते हैं 93,000 के, जिसमें से 5 लाख से ज्यादा बार बार जो वोट होते हैं वो है, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा ऐसे वोट हैं जो बल्क, एक ही घर में 250-250, 500 लोग रह रहे हैं, 8 बाय 10 के घर हैं। वो जो उन्होंने किया है वही बिहार में भी हुआ है, और बिहार के लोग बड़े सजग हैं, और इसीलिए लोग आज सवेरे से बूथ पर थे, क्योंकि लोग जानते थे कि ये कुछ करेंगे। और मेरी अपील है आपके माध्यम से कि दूसरे चरण के लिए, क्योंकि पहले चरण में इन्होंने डिजिटल पर्ची को लेकर कुछ हेरा फेरी करने की कोशिश करी है, दूसरे चरण में मतदाता और जागरूक हो
और जरूर अपने साथ डिजिटल पर्ची तो ले ही जाए, प्रिंट आउट भी लेकर जाए। राहुल गांधी का आगमन भी हो रहा है। जी, कल आएंगे राहुल जी क्या तैयारी? भागलपुर। पूरी तैयारी है, भागलपुर राहुल जी का स्वागत करने को तैयार है। जिस तरह से राहुल गांधी जी, मोदी जी ने एक बात और कही थी, मोदी जी ने कहा अपनी स्पीच में कि राहुल जी तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। मोदी जी, आप यहाँ पर 5 साल बाद लौटे हैं और आपकी तो खैर हैसियत भी नहीं होनी चाहिए बिहार आने की। आपने तो बिहारियों की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था, डीएनए पर सवाल उठाकर, हमारे यूपी पर उठाकर देते तो हम बताते मोदी जी को। आपने उसके बाद घटक दल की सरकार भी बना ली। तो हमारा अपना मानना है कि मोदी जी जब यहाँ आकर इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं राहुल जी तो 1 महीने की वोट अधिकार यात्रा करके यहाँ से गए, आप तो सिर्फ चुनावी रैली के दौरान आए। आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, आपने एक बार भी नहीं बताया जो आप पहले घोषणा करके गए थे उसका क्या था। राहुल जी कल यहाँ पर आएंगे, आज पूर्णिया में थे और राहुल जी लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत ही भावुक क्षण था जब हमारे कैंडिडेट ने कहा कि मैं एक डाकिया का बेटा हूं और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। और उनको राहुल जी ने कहा कि आप डाकिये के बेटे होंगे, आप विधायक बनने वाले हैं और अब लोगों की सेवा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। राहुल गांधी जी देश के मुद्दों पर देश के युवाओं से जो उन्होंने अपील की है, तस्वीर बदलने की, देश की तकदीर बदलने की, देश के संविधान और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, मुझे लगता है बिहार जरूर आगे बढ़कर ये करेगा। धन्यवाद। लास्ट सवाल में हम ये था कि कहलगांव और सुल्तानगंज में महागठबंधन के 2 प्रत्याशी हैं, तो जनता किसे वोट करेगी? जनता इस मंच से कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको वोट करेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं पर अगर फ्रेंडली फाइट है तो ये वहां के इलाके तक सीमित है। हम लोगों ने 1 महीने के करीब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिताया एक साथ और उसके बाद लगातार मुद्दों पर एकजुट है, लगातार रैलीज एक साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इक्का दुक्का फाइट पर मैं अपनी टिप्पणी करके उस मुद्दे को भटकाना नहीं चाहता। धन्यवाद। ये किसका है, ले लीजिए पहले तो।